नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिबी सोनी। अब समय है द्वादश तक का, लेकिन उससे पहले लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब, जहां पर 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। जब 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं और 40% व्यय प्रदेश सरकारों पर डाल दिया गया है, ये स्कीम कैसे चलेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के पास होंगे कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे। आप बताइए, आलू की पैदावार की क्या आय दोगुनी हो गई? धान की पैदावार करने वाले की आय दोगुनी हो गई। आपको गाय से बहुत प्रेम है। हमारे क्षेत्र में खुद एक काऊ मिल्क प्लांट बना, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया। आप कहते गाय की सेवा करो, लेकिन पहला यूपी का काऊ मिल्क प्लांट वो आपसे बंद हो गया। अगर शायद हम ऊंट के मिल्क की चॉकलेट बना रहे होते उस प्लांट से, तो वो प्लांट चलता रहता। आय दोगुनी कितनी हुई है बताएं सरकार? मत्स्य पालन और पशुधन विकास की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कहना है कि वित्त अच्छी हुई है, लेकिन क्या कारण है कि एफडीआई में लगातार कमी आ रही है? विदेशी इन्वेस्टर्स क्यों बाहर ले जा रहे हैं? भारत में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं इच्छुक हैं? और शेयर मार्केट क्यों इतनी जल्दी गिर जाता है? रुपए के मूल्य में डॉलर के विरुद्ध निरंतर गिरावट आ रही है। और इसके बाद सभापति महोदय, इस डील और ढील के बाद हमारा रुपया कहां होगा, ये सरकार जरूर बताए हमें। मैन्युफैक्चरिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी भी हम जीडीपी के 15% पर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग के शेयर मेक इंडिया के अनुसार अभी तक 25% होना चाहिए था। इससे स्पष्ट लगता है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजना सफल नहीं हो पाई हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा लेबर कोड्स लाए गए हैं, जिन लेबर रिफॉर्म्स के रूप में दर्शाया जा रहा है वो लेबर कोड एम्प्लॉयर के हित में है, लेबर के पक्ष में नहीं है और मजदूरों के नहीं है। अब अधिकांश उद्योगों द्वारा लेबर को कोई भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इतना तानाशाही होगी कि जब चाहेंगे तब निकाल देंगे। उनके 8 घंटे से अधिक काम कराया जा सकता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है सरकार ने। सोचिए, यही सरकार है कि सबका साथ सबका विकास। एयर पॉल्यूशन को लेकर के मैं पहले ही कह चुका हूं। और शहरी विकास तो इनका मैंने क्यूटो को मैं देखा है, इसलिए उस क्यूटो के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के केवल 10% और 14.2% बजट बढ़ाया गया है, जबकि पिछले वर्ष का पूरा बजट इन दोनों मदों में खर्च ही नहीं किया गया है। आखिरकार सरकार बताएगी खर्च क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है, किसकी वजह से खर्च नहीं हुआ है? जल जीवन मिशन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 करोड़ रुपए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिया था, वो लगता है उस गांव को अनाथ छोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। वो गांव ही अनाथ छोड़ दिया है। आरबीआई के डेटा के अनुसार इनकम में जो नीचे 80% हैं, उनकी इनकम का शेयर 36% से घट करके 32% हो गया है। और हर वर्ष में रियल वेजेस 2% कम हो रही हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी कि इसका कारण क्या है कि जिसकी वजह से लगातार गिरावट होती जा रही है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता हूं कि हमारी रैंकिंग कहां है, गैर बराबरी की रैंकिंग में हम कहां पहुंच गए हैं, हम कितना नीचे पहुंच गए हैं।
जो तरह तरह की रैंकिंग समय समय पर आती हैं, उन रैंकिंग के बारे में सरकार को ज़रूर पता होगा कि हम एजुकेशन इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, हम हेल्थ इंडेक्स में कहाँ हैं दुनिया में, और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहाँ हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है, वो सबसे ज़्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा से अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।